हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जी। 12th फिजिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सरफेस टेंशन में मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूलर थ्योरी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच मॉलिक्यूल फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड range of molecular force. The maximum distance from a molecule up to which molecular force is effective is called range of molecular force. ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर इफेक्टिव ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर फ्यू नैनोमीटर, ठीक है। तो इसका बीच के डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए सॉलिड है, लिक्विड है, इनके बीच का डिस्टेंस 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा? कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसका इफेक्टिव वैल्यू कहाँ तक है उसको बोलते हैं, ठीक है। इमेजिनरी स्फीयर विथ द मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर। तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये देखो, एन इमेजिनरी स्फीयर विथ अ molecule at its center and radius equal to molecular range is called sphere of influence, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस ऑफ फिल्म। देखो सरफेस ऑफ फिल्म, कोई लिक्विड है तो उसको पहले मैं बना देता हूँ। ये आपका कंटेनर है, ये दूसरा लेयर है, अंदर मॉलिक्यूल है, तो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ तक, ठीक है। ऊपर में रहेगा तो ये टच है, एयर में तो होगा नहीं, तो लेफ्ट में राइट में, ये डाउनवर्ड में, ये लेफ्ट में, ये राइट में, लेफ्ट में टेंजेंशियली। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो इसका रेंज यहाँ तक से टच करेगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये y है, ये y डैश, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग फ्री सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म क्या होता है? सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। ये आपका लेयर है। इसके बाद देखो उसका इन्फ्लुएंस नहीं है ना, पानी के अंदर ही उसका वैल्यू है, ठीक है।
उसके बाहर नहीं है। तो ये लिख लो, द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड with thickness equal to range of intermolecular force is called surface fill. ठीक है, नेक्स्ट है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या है जी? इट इज द सरफेस ऑफ फ्लूइड विच डजंट एक्सपीरियंस एनी शियर और स्ट्रेस। फ्री सरफेस, ऊपर वाले पार्ट को देखो, फ्री सरफेस बोला, यहाँ तक लिक्विड है ना, उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होगा? कुछ नहीं, तो उसको फ्री सरफेस बोलते हैं। इट इज द सरफेस ऑफ अ फ्लूइड डज नॉट experience any shear or stress, shear stress। ठीक है, सरफेस टेंशन का तो फॉर्मूला बता दिया था ना कल। चलो ये लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल करो। तो अगर सरफेस टेंशन को भी डिफाइन करूं, सरफेस टेंशन को टी से सिंबल देते हैं उसका, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स acting per unit length on both sides of an imaginary line, drawn on free surface, ठीक है। तो फॉर्मूला T इक्वल टू F बाई एल होता है। तो ये न्यूटन पर मीटर, इसका डायमेंशन क्या होता है? L0 M1 T⁻²। ठीक है, ये लिख लो, फिर 2.4 न्यूटन का। नेक्स्ट देखो, न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2.4, A beaker of radius 10 centimeter, radius कितना है? 10 centimeter है, is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line on its surface. Surface tension of water is given. T is given how much? 0.075 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो लेंथ आपका दिया हुआ है, देखो बीकर है तो स्फीयर ऐसा रहेगा ना जी। इसका रेडियस कितना दिया है? 10, मतलब ये तो डायमीटर लिख दिया, ठीक है। तो ये टोटल डायमीटर तुम्हारा कितना हो गया? 20। रेडियस कितना है? 10, बराबर है ना। तो ये लेंथ तुम्हें पता चल जाएगा, लेंथ क्या आएगा? 2 × r, तो 2 × 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा? 20 सेंटीमीटर लेंथ का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? तो मीटर में कर लो, तो ये 0.2 मीटर होगा एल का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फॉर्मूला ये आपका गिवन डाटा है, ये लिखने के लिए एक मार्क होता है, समझे? फॉर्मूला क्या है? T इक्वल टू F अपॉन L। तो F का वैल्यू कितना है? 0.0, सरफेस टेंशन दिया है ना,
निकालना क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज गिवन, कैलकुलेट द फोर्स, एफ निकालना, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड इट, एफ। तो एफ का फॉर्मूला क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी इंटू एल ना, तो टी कितना है 0.075, एल कितना है 0.2 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट हटाऊंगा तो 1000, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10, ठीक है। तो ये 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 0 होगा, ठीक है। तो 7 दूनी 5 दूनी 10 ना, ये 0, 14 1 15, 150 डिवाइड बाई 40, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15 अपॉन 3 टाइम्स 0, तो ये कर लो 1.5 इंटू 10⁻² आएगा न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो जो एनर्जी कंटेन करता है मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं, और जिसके कारण वो एग्जिस्ट करता है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके सरफेस के ऊपर होगा उसी को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर। एक मिनट पॉज कर लो। The extra energy of molecule in the surface layer, is called surface energy. Surface energy, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शेप बना लो सोप का, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। ये आपका लिक्विड का सरफेस है एक्सटर्नल। तो इसको क्या करता हूँ मैं, एक्सटेंड करता हूँ, F डैश, ये F, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करके मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, तो ये पूरा लेंथ क्या आपका L है, ठीक है। तो ये Q डैश हो जाएगा और ये R डैश होगा। ये रेक्टेंगुलर शेप का नाम है P डैश और ये S डैश। याद क्लियर है? तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है जी, F अपॉन L ना। तो पूरा लेंथ कितना होगा, ये लेंथ L है और इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया तो 2L हो जाएगा। तो ठीक है, तो F इक्वल टू क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2L ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T इंटू 2L आएगा। तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो टोटल लेंथ ओवर द टेंशन इज 2L। अभी देखो हमको पता है वर्क डन का फॉर्मूला, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। सेकंड, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना फोर्स का, इधर डाल दो तो ये क्या मिलेगा, dW इज इक्वल टू, फोर्स का वैल्यू क्या है, T इंटू 2L इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो, अगर कोई भी पार्ट का एरिया तुम्हें निकालना होता है, ये लेंथ है आपका दिया हुआ 2L और ये डिस्टेंस कवर किया है dx, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेंशन इंटू एरिया। इसको मैं क्या लिख दिया, एरिया लिख दिया, समझा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो, 2L इंटू
12 इंटू डी एक्स को क्या लिख दिया हूँ, एरिया लिख दिया हूँ। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको सरफेस एनर्जी वर्क डन बोलते हैं, टी इंटू डी ए को। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया हो गया। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, ठीक है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन is also equal to surface energy per unit area, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ 2.5। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल 2.5। Calculate the work done in blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter। तो रेडियस कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे 10⁻⁻² मीटर रेडियस का वैल्यू, ठीक है। सरफेस टेंशन ऑफ सोप इज गिवन, टेंशन कितना दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो मीटर में कर दिया हूँ। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सोप बबल ऐसा होता है ना, तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है जी, ये होता है 4πr², ठीक है। तो यहाँ से इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके जाएगा ना, वो बबल ऐसे खोलते हैं तो ऐसे खुलता है ना, एक्सटेंड होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो उसके दो सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे। तो टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया आ जाएगा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 4πr², तो कितना हो जाएगा टोटल, हो जाएगा 8πr², ठीक है। तो चेंज इन एरिया निकालेंगे तो a-0, चेंज इन एरिया। तो स्टार्टिंग में तो 0 है, फाइनल क्या है तुम्हारा a-0, तो a का वैल्यू 8πr²-0, तो ये आपका चेंज इन एरिया देगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, ये नहीं तो फाइनल में कर लो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन इनटू एरिया। तो सरफेस टेंशन 2.5 इंटू 10⁻⁻², एरिया कितना हो जाएगा 8 इंटू 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है 10⁻⁻² का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वर्क डन मिल जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻⁻², 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये कर लो 2.5 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6, ये वर्क डन हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करोगे तो 6.284 इंटू 10⁻⁻5 जूल, ठीक है। ये लिख लो। फिर पढ़ेंगे हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो, तो जब लिक्विड सॉलिड सरफेस को टच करता है तो एंगल फॉर्म करता है, उसको मिनिस्कस बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो, व्हेन a liquid surface comes in contact with a solid surface, it forms a meniscus,
ठीक है, which can be either convex, उसको मर्क्यूरी क्लास में बोलते हैं, और कॉनकेव, ठीक है, उसको वाटर ग्लास का कॉन्टैक्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो इसका डायग्राम अगर तुम्हें बना के दिखाऊं, यहां तक लिक्विड भरा है, तो ये कॉनकेव मेनिस्कस ड्यू टू द लिक्विड सरफेस पार्शियली वेट अ सॉलिड सरफेस। तो अगर एंगल ऐसा रहेगा तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है, ड्यू टू लिक्विड्स with partially weight a solid surface, ठीक है। तो जब एंगल एक्यूट एंगल होगा, मतलब एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री होगा, तो ये कॉनकेव एंगल फॉर्म करता है। तो ये पॉइंट लिखना तो लिख लो, व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट is acute, liquid form a concave meniscus, ठीक है, at the point of contact, at the point of contact, ठीक है। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा तो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है when angle of contact is obtuse, it forms a convex meniscus, ठीक है। तो कॉनकेव का जो एग्जांपल है, कॉनकेव मेनिस्कस का एग्जांपल है वाटर ग्लास इंटरफेरेंस, वाटर ग्लास इंटरफेरेंस, ठीक है। और दूसरा है आपका कॉन्वेक्स का एग्जांपल है मर्क्यूरी ग्लास, interference forms a convex meniscus, ठीक है। तो इसका डायग्राम जो है ना, ये लिक्विड में ऐसे टच करेगा ऊपर की तरफ, कॉन्वेक्स वाला, इसका एंगल ऐसे बनेगा, ये पूरा ऑब्ट्यूज एंगल है ना। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट है
नेक्स्ट टॉपिक है अपना शेप ऑफ मेनिस्कस। शेप ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, तो फर्स्ट देखो कॉनकेव मेनिस्कस, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। कॉनकेव मेनिस्कस, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप हो गया। ये आपका लिक्विड हो गया। ठीक है, ये आपका सॉलिड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कांटेक्ट निकालेंगे, तो ये आपका एंगल थीटा हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, ये आर, ये मॉलिक्यूल ए। इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड सरफेस। ठीक है, केरोसिन इन अ ग्लास बोतल एंड कंसीडर केरोसिन ग्लास बोतल है ये। ठीक है, ये जो लिक्विड है केरोसिन यूज किया है, ये आपका सॉलिड है ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, ये है ग्लास, ये है केरोसिन लिक्विड। ठीक है, कंसीडर मॉलिक्यूल सच एज ए ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर। द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस बोथ कोहेसिव एज वेल एज एडेसिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। देखो कोहेसिव फोर्स क्या बोला था, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा ये वाला। ठीक है ना, तो लिखो द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस बोथ कोहेसिव as well as adhesive force, adhesive force। ठीक है, in this case the wall is vertical, net adhesive force AP। AP जो है ना, ये आपका adhesive force। ठीक है, तो ये भी लिख लो। तो in this case since wall is vertical, net adhesive force, adhesive force AP acting on the molecule, acting on a molecule A is horizontal, ठीक है। नेट कोहेसिव फोर्स AC है आपका, AC, ये A और ये C। ठीक है, AC लाइन। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, molecule is net cohesive force acting on molecule is directly at nearly 45 degree to
other surface. ठीक है. Magnitude of adhesive force is so large that net force AR is directed inward. तो ठीक है, तो ये जो AP फोर्स है ना वो ग्रेटर देन AC फोर्स है, इसलिए इसका रिजल्टेंट इनवर्ड है. ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लो. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एडेसिव फोर्स is so large that net force AR is directed inside solid. ठीक है, तो देख सकते हो ये जो फोर्स बनाया था ना, ये वाला, ये देखो रिजल्टेंट जो है इनवर्ड है ना, ये आपका रिजल्टेंट जो फोर्स है इनवर्ड या इनसाइड बोलते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो देखो नेक्स्ट क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विड net force AR must be on the molecule A to the normal to the surface at all point. बस इतना जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट केस पढ़ेंगे इसका. नेक्स्ट केस है कॉन्वेक्स मेनिस्कस. इसके पहले कॉनकेव वाला बताया ना, अभी नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मेनिस्कस. कॉन्वेक्स मेनिस्कस ये क्या फॉर्म करता है? ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? ये आपका ग्लास हो जाएगा, ये लिक्विड है लेकिन ये फॉर्मेशन ऐसे करता है. ठीक है, ये आपका स्फीयर है, यहाँ से टी निकलता है, टेंजेंट टी. ठीक है, ये आपका ए मॉलिक्यूल है, ये पॉइंट है पी, ये आपका सी है, ये आर है, ये एयर है. ठीक है, और ये आपका जो स्फीयर है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो देख सकते हो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना ये. ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं. ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड. तो द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस बोथ कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स. तो इसमें भी बोथ, ये जो पीए है वो एडेसिव फोर्स है ना, अंदर है सॉलिड की तरफ. ये आपका ए और सी जो है कोहेसिव फोर्स है. ठीक है, मैं लिख देता हूँ. और ये रिजल्टेंट है आउटवर्ड, क्योंकि ये कॉन्वेक्स एंगल बना रहा है ना, इसके कारण. ठीक है, तो लिख लो, ये भी सेमी पॉइंट लिखना है, बस एक्यूट की जगह पे ऑब्ट्यूज लिखना है. द मॉलिक्यूल experiences both cohesive as well as adhesive forces. ठीक है, in this case net adhesive force AP is acting on A is horizontal. In this case net adhesive force AP acting
acting on molecule. A is horizontal. ठीक है. Since wall is vertical, since wall is नेक्स्ट देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स इज सो लार्ज दैट नेट फोर्स इज डायरेक्टेड इनसाइड द लिक्विड. तो ये लिक्विड के ही अंदर इसका रिजल्टेंट आता है. मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स is so large that net force here is directed inside liquid. ठीक है. चलो ये लिख लो, फिर मैं जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट लूंगा. नेक्स्ट आता है जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट. जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. इसका रिजल्टेंट भी आर और पी पॉइंट नहीं होगा, ये आपका टी है. ठीक है. एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो है. ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है. ठीक है. ये आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है. सो द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड which completely weight the solid is called angle of contact. ना इसमें जीरो होता है. तो in this case liquid molecule near contact are so less in that the cohesive force is negligible and net adhesive force is the resultant force. तो इसमें जो cohesive force है वो जीरो है. देखो ये वाला 80. ठीक है. तो ये पॉइंट लिख लो. In this case liquid molecules near contact region are so less in number that cohesive force is negligible. ठीक है. उसको AC इक्वल टू क्या आएगा, जीरो. एंड नेट adhesive force itself is resultant. ठीक है. रिजल्टेंट फोर्स ये आएगा AP इज इक्वल टू AR. ठीक है. सो टेंजेंशियल इट इज अलोंग द वॉल ऑफ द लिक्विड. Therefore tangent AT is along wall within the liquid. And theta is zero. मतलब angle of contact is zero. Angle of contact is zero. ठीक है. नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री एंड कंडीशन फॉर convexity and concavity। ठीक है, तो इस टाइम का डायग्राम बना लो। ये आपका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका रिजल्टेंट आर, ये बाहर की तरफ कोहेसिव फोर्स, अंदर एडेसिव फोर्स। ठीक है, तो इन दिस केस नेट कोहेसिव फोर्स इज एग्जैक्टली एट 45 डिग्री विद द आइदर ऑफ द सरफेस एंड रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है तो लिख लो, इन दिस केस नेट cohesive force AC is exactly at 45 degree with either of surfaces and resultant force AR is exactly vertical। ठीक है, नेक्स्ट देखो, for this to occur AP equal to AC by √2 होगा। for this to occur AP value is AC by √2। ठीक है, where AC is magnitude of the net cohesive force। ये आपका कोहेसिव फोर्स का नेट फोर्स है ना, कोहेसिव फोर्स, और ये AP क्या है आपका एडेसिव फोर्स। ठीक है, और AR क्या होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। याद क्लियर है, तो लिख लो वेयर AC is magnitude of net cohesive force। ठीक है, तो फॉर एक्यूट एंगल क्या होगा AP इज ग्रेटर देन AC बाई √2। ठीक है, और फॉर एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या होगा जी AP इज लेस देन AC बाई √2। ठीक है, ये लिख लो फिर आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस। ठीक है, कोई भी सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर लिक्विड गिराते हो तो उसका शेप कैसे फॉर्म होता है। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस, ठीक है, तो ये सॉलिड सरफेस बना लो, इसके ऊपर लिक्विड एक ड्रॉप कर दो। ठीक है, ये टेंशन T3 हो गया, एंगल थीटा हो गया, बराबर है, ये आपका लिक्विड है। ठीक है, ये आपका फोर्स T2 निकल रहा है, ये आपका T1 है, ये क्या है सॉलिड, बराबर है।
तो थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, T1 इज द फोर्स ड्यू टू द लिक्विड सरफेस टेंशन एट द लिक्विड सॉलिड इंटरफेरेंस। तो लिख लो सर, थीटा क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। T1 क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन at liquid solid interference, solid interference, ठीक है। T2 क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर सॉलिड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये T2 है आपका। नेक्स्ट है T3। T3 में क्या है जी? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर कॉलम, लिक्विड सरफेस, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर लिक्विड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो देखो ये T3 जो है, इसको रिजॉल्व करो, इसको T3 को। तो अगर ऐसे एंगल बनाते हो, ये आपका T3 है, ये आपका T1 है, तो ये एंगल क्या होगा? बेस होगा ना, तो ये हो जाएगा T3 cos थीटा, बराबर ना? सटा कोस, हटा साइन। तो टोटल फोर्स जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थीटा आएगा। ये समझा क्या? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से अगर मुझे cos थीटा निकालना है तो क्या करेंगे जी? इसको लेफ्ट में ले लेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3। ये समझा? यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी नेक्स्ट देखो केस, स्पेशल केस। तो अगर इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, तो T2 बड़ा है तो इसका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा ना, एंड T2 माइनस T1 ग्रेटर देन T3, तो cos थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखो इसको करूंगा तो ये पॉजिटिव है और ये ऑलरेडी बड़ा है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव देगा ना, तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? एक्यूट एंगल है। सो थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा मींस एंगल ऑफ कांटेक्ट ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट। यार क्लियर है? ओके। अभी नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस में क्या है? इफ T2 लेस देन T1 एंड T2 माइनस T1 लेस देन T3, थीटा इज नेगेटिव। इसमें नेगेटिव है ना, स्मॉल वैल्यू लिया, सो थीटा इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ना, इज ऑब्ट्यूज एंगल। और cos थीटा का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो इसका जो डायग्राम बनेगा आपको, ये आपको ऐसा दिखेगा। ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है ना, ये आपका लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये आपका T3,
ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं, थर्ड केस, T2 minus T1 is equal to T3, cos theta is equal to 1, so theta is equal to 0. फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, if T2 minus T1 greater than T3, ठीक है, T2 greater than T1 plus T3, तो cos theta is equal to क्या आएगा, greater than 1 आएगा ना, which is impossible, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी एंगल जो है ना उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं आता, समझा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो।